सोचिए प्राचीन भारत की कहानी। ये एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग कहानियों से मिलकर बनी है। एक तरफ है शहरों की एक खोई हुई दुनिया जिसके राज आज भी जमीन में दफन है, और दूसरी तरफ शब्दों की एक ऐसी दुनिया जिसे हमने खोज निकाला, जिसका ज्ञान आज भी हमारे साथ है। चलिए इन दोनों जमानों के सफर में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि हमारी बुनियाद आखिर बनी कैसे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, एक रहस्य। फिर जानेंगे कि मेलुहा में लोग रहते कैसे थे और ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई। इसके बाद हम चलेंगे एक नए दौर में, वैदिक काल में, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सारी पुरानी बातें आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये भारत का पहला महान शहरी समाज था। सोचिए आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है ये। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, भारत की पहली महान शहरी सभ्यता का आखिर हुआ क्या? मतलब एक इतनी एडवांस्ड, इतनी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन रातों रात गायब कैसे हो गई? ये सच कहूं तो हमारे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अच्छा, तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वहां जिंदगी थी कैसी। एक मजेदार बात बताऊं, मेसोपोटामिया के पुराने दस्तावेजों में इस जगह का जिक्र मेलुहा नाम से मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मेलुहा में आखिर जिंदगी कैसी की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा था ही नहीं, कोई करेंसी नहीं, तो फिर ट्रेड कैसे होता था? सब कुछ होता था बार्टर सिस्टम से, मतलब सामान के बदले सामान। और ये कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं थे, इन्हें नाविकों का देश कहा जाता था। इनके जहाज बहरीन और ओमान तक जाते थे। हाँ, सोना चांदी का इस्तेमाल ये लोग करते थे, पर मजे की बात यह है कि इन्हें लोहे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और हाँ, कॉटन, दुनिया को कॉटन से मिलवाने वाले यही लोग थे, जिसे उस जमाने में सिंडन कहा जाता था। हम उनके ट्रेड के बारे में जानते हैं, उनके शहरों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और वो है उनकी भाषा। ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये उनकी लिपि है। मोहरों पर, बर्तनों पर, हर जगह मिली है। पर ये है क्या? क्या ये कोई पूरी भाषा है या सिर्फ कुछ निशान? आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। ये 4000 साल पुरानी एक पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। अब बात करते हैं उनकी कला की, जो वाकई कमाल की थी। मेटल, पत्थर, टेराकोटा, हर तरह की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन इन सब में सबसे खास है मोहनजोदड़ो से मिली ये डांसिंग गर्ल। देखिए तो जरा इसे, छोटी सी है, कान से की, पर इसका कॉन्फिडेंस, इसका ग्रेस कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे ये हमें 4000 साल पहले के समाज की एक सीधी झलक दे रही हो। और फिर हैं उनकी मोहरें, जिन पर सबसे आम तस्वीर है एक सींग वाले जानवर की, जी हाँ, यूनिकॉर्न। और साथ ही कुबड़ वाले सांड की तस्वीरें भी बहुत मिलती हैं। तो एक तरफ इतना एडवांस ट्रेड, इतनी शानदार कला, और फिर सब खत्म। आखिर ये हुआ कैसे? यही सवाल हमें इतिहास की सबसे बड़े मिस्ट्री की ओर ले जाता है। तो आखिर हुआ क्या था? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। जितनी मुंह उतनी बातें। हर हिस्टोरियन की अपनी अलग थ्योरी है। कुछ कहते हैं कि आर्यों ने हमला किया था, कुछ का मानना है कि जबरदस्त बाढ़ आई होगी, कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को वजह बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। हर थ्योरी के पीछे अपने अपने तर्क हैं। हो सकता है कोई एक वजह न हो, बल्कि इन सबका मिला जुला असर रहा हो। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है। तो सिंधु घाटी के शहरों की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन भारत की कहानी नहीं। अब एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। ये दौर शहरों और इमारतों का नहीं था, ये दौर था ज्ञान का, शब्दों का, ग्रंथों का। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं। तो हुआ ये कि जैसे एक दुनिया डूब रही थी, वैसे ही एक नई दुनिया का सूरज उग रहा था। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, जहां एक तरफ ईंटों के शहर खामोश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान और फिलॉसफी से एक नए युग की बुनियाद रखी जा रही थी। और इस दौर को हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से। अब इस नए दौर की पहचान किसी शहर या इमारत से नहीं, बल्कि इसके साहित्य से है। वैदिक साहित्य, इसे श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया हो। ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान लिखा नहीं गया, बल्कि गुरुओं ने अपने शिष्यों को सुनाया, और फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को, और ये सिलसिला चलता रहा। इसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी। तो चलिए इन ग्रंथों के ज्ञान के समंदर में जरा और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं 4 वेदों से। देखिए, वेदों को समझना आसान है। इन्हें 4 अलग अलग तरह की किताबों की तरह सोचिए। पहला है ऋग्वेद, ये है भजनों की किताब, देवताओं के लिए प्रार्थनाएं। दूसरा है यजुर्वेद, ये एक तरह की रूल बुक जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान करने के तरीके हैं। तीसरा है सामवेद, इससे कह सकते हैं एक सॉन्ग बुक, भारतीय संगीत की जड़ें यहीं से निकलती हैं। और चौथा अथर्ववेद, ये थोड़ा अलग है, इसमें जादू टोने, दवा दारू और रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं। और सिर्फ ऋग्वेद के साइज का अंदाजा लगाना हो तो ये जान लीजिए कि इसमें 1028, जी हाँ, 1028 भजन यानी सूक्त हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट्स में से एक है। और फिर वेदों के बाद आता है वो हिस्सा जहां फिलॉसफी और भी गहरी हो जाती है, उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत, या कह लीजिए कि उनका निचोड़। उपनिषद का मतलब ही है गुरु के पास बैठना। ये वो ग्रंथ हैं जो पूजा पाठ से आगे बढ़कर जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्यों है, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है। ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, और उपनिषद इन्हीं की पड़ताल करते हैं।
इन्हीं उपनिषदों में से एक है मुंडक उपनिषद, और इसमें एक ऐसी लाइन है जो आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर लाइनों में से एक बनी। सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसा विचार जो हजारों सालों से हमें रास्ता दिखाता आया है। तो ये था हमारा सफर, एक खोई हुई दुनिया से लेकर पाए हुए शब्दों तक। पर सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? और इसका जवाब बहुत ही शानदार है। मुंडक उपनिषद का वही एक वाक्य, सत्यमेव जयते, आज हमारे देश का, आधुनिक भारत का नेशनल मोटो है। इससे गहरा कनेक्शन और क्या हो सकता है? तो अगर हम पूरी कहानी को एक नजर में देखें तो हमारे सामने 2 बुनियादें हैं। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता, शहरों की एक खोई हुई दुनिया, सब कुछ भौतिक, शहरी और जिसकी भाषा आज भी एक रहस्य है। और दूसरी तरफ है वैदिक काल, शब्दों की एक पाई हुई दुनिया, सब कुछ दार्शनिक ज्ञान से भरा और जिसकी भाषा संस्कृत में आज भी हमारे पास मौजूद है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इन 2 मजबूत पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग बुनियादों पर जो आज की इमारत खड़ी है, वो आखिर है कैसी और उसका भविष्य हमें कहाँ ले जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।